नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंतर्गत आज हम भूगोल का जो चैप्टर 6 है उसको डिस्कस करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा। चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। ये आपके लिए टास्क है, तो आपको याद रखना है पहाड़ी व स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है, उस खड़ी ढाल को हम पर्वत कहते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, ये पर्वत है। अभी आपने देखा कि जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है उस भाग को हम पर्वत कहते हैं। और ये नदी, ये पर्वत, ये पठार और ये मैदान, ये पहाड़ी, ये पर्वत श्रृंखला, इस प्रकार ये विभिन्न स्थलाकृतियों के चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। आइए हम पर्वत कैसे बनाते हैं सीखते हैं। पर्वत बनाना, आपको बहुत मात्रा में कागज़ चाहिए। कागज़ों को मेज पर रखिए, कागज़ों को अपने हाथों से दोनों तरफ दबाइए। कागज़ में मोड़ पड़ जाएंगे और वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया। दूसरी या भाप प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर खिंच जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई की एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे पर्वत क्या है, तो अब आपको याद रखना है पर्वत क्या है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, हिमानी किसे कहते हैं? तो पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि करने योग्य भूमि की कमी होती है। चित्र में देख सकते हैं आप वलित पर्वत का ये उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत है। अब अगर आपसे पूछे कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो आपको याद रखना है कि ये वलित पर्वत है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। अब आपसे पूछे श्रृंखला क्या है, तो श्रृंखला जो है पर्वतों का एक व्यवस्थित क्रम है जिसको हम श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं में के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखला है। जैसा कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो लेक्चर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है। हिमालय की बात करें तो एशिया में है, आल्प्स यूरोप में और एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका का पर्वत है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत, कौन सा पर्वत? मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। मनाकी पर्वत है जो सागर की सतह की के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक। आप सोच सकते हैं कितने कितने ऊंचे पर्वत हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत या तथा ज्वालामुखी पर्वत। इन तीनों के प्रकार आपको याद रखना है। तीन पर्वतों के प्रकार आपको याद रखना है, वलित पर्वत, भ्रंशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है। ये कैटेगरी भी आपको याद रखना है कि कौन सा पर्वत कौन सी कैटेगरी में आता है। तो वलित पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत और आल्प्स पर्वत दोनों वलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। अब ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। इन्हीं कैटेगरी में हम बात करें तो अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत भी वलित पर्वत है जो कि काफ़ी पुराने हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट कर तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो
तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। अब ये आप याद रखिए कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो तब उसे भ्रंशोत पर्वत का कहते हैं। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए भागों को द्रोणिका या भ्रंश या ग्रेबन कहा जाता है, ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछे कि भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण कौन से हैं तो आपको याद रखना है कि यूरोप की राइन घाटी ये भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, और वासजेस पर्वत जो है यूरोप का ये इसी तरह के भ्रंशोत पर्वत हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा प्रकार की भू आकृतियाँ कुछ उदाहरणों को पता लगाइए। आप देख सकते हैं भ्रंशोत पर्वत किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। जब समतल भूमि की अगर हम बात करें वहाँ पे कुछ भाग अगर ऊपर उड़ जाए और कुछ नीचे धस जाए तो इस प्रकार से भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। और जो नीचे धस जाता है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं, जो ऊपर उड़ जाता है उसको उत्खंड भ्रंश कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ये भ्रंशोत पर्वत का एक चित्र है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये कहाँ क्या है, किलिमंजारो कौन सा है या फिर फ्यूजिमा कैसी ज्वालामुखी है, इन सब के बारे में आपको अगर जानना है तो आप पिछला वीडियो देखिए। इसके चैप्टर 2 या 3 में आप देखेंगे, उनके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। तो पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों में जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग्स, हैंग ग्लाइडिंग्स, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। इनको भी आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछ ले कि पैराग्लाइडिंग जो खेल है कहाँ होता है, किस किस प्रकार का खेल है, तो ये पर्वत से रिलेटेड है। हैंग ग्लाइडिंग या रिवर राफ्टिंग ये सब जो खेल होते हैं ये पर्वतों वाले क्षेत्रों में खेले जाते हैं। क्या आप हिमालय की स्थिति कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? अब आप देख सकते हैं ये ज्वालामुखी पर्वत इस प्रकार का होता है। अत्यधिक दाब के कारण मेग्मा का निर्माण होता है। जो मेग्मा ऐसे विस्फोट होकर बाहर निकल जाता है तो इस प्रकार से जो पर्वत का निर्माण होता है इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप पृथ्वी के अंदर जैसे मेग्मा जमा हो रहा है, अत्यधिक दाब यहाँ उत्पन्न हो रहा है। जब ये दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसे यहाँ से ज्वालामुखी के रूप में पर्वत से कुछ निकलने लगेगा और ऐसे फिर ये पर्वत का निर्माण हो जाता है। पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये दाब यहाँ अत्यधिक हुआ तो ऐसे फिर यहाँ से ये पर्वत इस प्रकार से पर्वत बन जाता है। यहाँ से मेग्मा बाहर निकल जाता है तो जो ज़मीन से निकला हुआ जो मटेरियल होता है उससे पर्वत का निर्माण हो जाता है। आप देख सकते हैं लावा और बम ऐसे निकल रहे हुए हैं। ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त घने बादल ऊपर निकल जाते हैं। जो उसका मलबा होता है बाहर जम जाता है। ज्वालामुखी शंखों का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती है। अब इस खेल का नाम आपको बताना है कमेंट में। अब बात करते हैं पठार की। तो पठार उठी हुई या सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। तो पठार क्या होता है? आसपास के क्षेत्र होते हैं उनसे अधिक उठा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे क्षेत्र है तो जो पठार होगा ये ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है ये पठार कहा जाएगा। ये सपाट भूमि हो सकती है लेकिन इसकी खास बात ये आसपास से के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। फॉर एग्जांपल मेज होती है ना, अब ऐसे मेज होती है तो मेज के समान इसका जो ऊपरी भाग है वो सपाट होता है। इसका ये आपको याद रखना है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रया कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत के दक्कन के पठार पुराने पठारों में से एक है। अगर आपसे पूछिए भारत का सबसे पुराना पठार कौन सा है तो दक्कन का पठार बताना है आपको। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन पूछे आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो आपको याद रखना है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है।
भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत तो जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुरुंड जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो कोई आपसे पूछे यदि कि हुरुंड जलप्रपात कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है ये है हुरुंड जलप्रपात, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है जो कि पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान की बात करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा कुछ तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के लिए रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थलों की विभिन्नताओं के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी हम जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो ये प्रश्न है इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिल इन द ब्लैंक में आपको समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। हिमालय और अल्पस पर्वतों के उदाहरण हैं, ये आपको बताना है। खनिज क्षेत्रों की प्रचुरता होती हैं। ये फिल इन द ब्लैंक और ये इसके क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली वो आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ें और जो मेन पॉइंट है इसके नोट करते चले ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार इसके अच्छे नोट्स बना लीजिए आप, तो ताकि किसी भी एग्ज़ाम के टाइम आप शॉर्ट नोट उठा के देखें तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।